आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का। आपको मैथ की पेडागोजी की क्लास हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। सीटेट एग्जामिनेशन में और टेट में जो बेसिक फर्क होता है, दोनों में जो बेसिक अंतर है वो यह है कि सीटेट के 30 क्वेश्चन में और टेट के 30 क्वेश्चन में दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतर क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। सीटेट के जो 30 प्रश्न आएंगे उसमें 15 प्रश्न गणित शिक्षण शास्त्र के होंगे, मतलब 50% मार्क्स आपको सिद्धांत और परिभाषाओं से मिलेंगे। जबकि टेट में क्या होता है, टेट में 2 या 3 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आपको अलग तरीका अपनाना होगा, नहीं तो फिर आप 15 प्रश्नों में यहां पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। उन 15 प्रश्नों की तैयारी हम लोग पेडागोजी के लेक्चर से कर लेंगे। तो आज का पहला लेक्चर है लेक्चर 1। गणित है क्या? जब मानव सभ्यता विकसित हुई तो गणना करने की जरूरत हुई। गणना करने की जरूरत हुई, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हम आदान प्रदान करते हैं या कहीं व्यक्तियों की संख्या ही गिननी है तो वहां हमें गिनती की जरूरत पड़ेगी। गणित को हिंदी में गणिता कहा जाता है। गणिता का अर्थ होता है गणना का विज्ञान। इस प्रकार हम गणित को परिभाषित कर सकते हैं कि गणित गणना का एक विज्ञान। गणित विषय की शुरुआत गणना करने से हुई तथा इसका एक विशेष क्षेत्र है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति विशेष क्षेत्र क्यों बना उसको हम लोग देखते हैं। पहले नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहीं पे जाके आपकी गणना रुक गई। अब अगर इससे ज्यादा संख्या होती थी तो बार बार इसका रिपीटेशन करना पड़ता था, पुनरावृत्ति करनी पड़ती थी। उस पुनरावृत्ति से बचने के लिए, अब पुनरावृत्ति से बचा क्यों गया? भाई आपको 1 लाख गिनना है और 1 से 9 आप गिनेंगे तो आपको कितनी बार गिनना पड़ेगा या सोच सकते हैं। मतलब वो आपका कैलकुलेशन, वो आपकी गणना कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कितनी कठिन हो जाएगी। तो उसी के बाद जब जीरो की खोज हुई, जीरो की खोज के बाद यह पूरा संख्या पद्धति एक क्रांतिकारी रूप में आ गया, जिसमें हमने सम संख्याएं सीखी, हमने विषम संख्याएं सीखी, हमने पूर्ण संख्याएं सीखी, अलग अलग उनको कैटेगराइज किया। तो हम अंकों में ले जाके परिभाषा को देखते हैं। गणित विषय की शुरुआत गणना करने से हुई तथा इसका एक विशेष क्षेत्र क्या है, संख्या पद्धति। गणित की परिभाषा कुछ विद्वानों ने अलग अलग दी है। गणित समस्या एवं संस्कृति का दर्पण, एक परिभाषा जिसमें से है गणित समस्या एवं संस्कृति का दर्पण है। इसको होगन महोदय ने दिया। गणित मापन, मात्रक व परिणाम का विज्ञान। गणित मापन, मात्रक व परिणाम का विज्ञान है। इसको ऑक्सफोर्ड महोदय ने बताया। यह परिभाषा ऑक्सफोर्ड महोदय ने दी। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे का मन, मस्तिष्क तार्किक बनता है। ये लाभ महोदय ने दिया। यह परिभाषा किसने दी? लाभ महोदय ने। गणित समस्या और संस्कृति का दर्पण, ये किस बेसिस दिया होगा? भाई आप देख रहे हैं चीजों को कि यहां 4 बार दिया। अब इन 4 बार जोड़ने में समस्या आई होगी। अब ये अंक हमने यहाँ इसको अंक में रिप्रेजेंट किया है। ये कोई वस्तु भी हो सकती है।
तो इन वस्तुओं को इकट्ठा बोलने में समस्या आई तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, उसका हल निकाला। तो इसीलिए इस परिभाषा को क्या कहा गया कि गणित समस्या और संस्कृति का दर्पण। संस्कृति का दर्पण क्या है? ये आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है। गणित आपको तार्किक बनाता है, तार्किक के साथ आप सत्य निष्ठावान भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 1 आपने बताया कि 2 होता है, 5 और 5 आपने बताया कि 10 होता है। इसका एक तर्क है, इसको आप गिनकर बताओगे, समझा के बताओगे। ऐसे नहीं कि आपने सिद्धांत दे दिया कि नहीं ये होता है, इसको जान लीजिए। मतलब ये पूरी तरीके से आपको प्रायोगिक विधि से बताता है कि नहीं ये ऐसा होता है। गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा। ये गैलीलियो महोदय ने दिया था। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गैलीलियो के द्वारा दी गई। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपको दे देगा कि गणित समस्या और संस्कृति का दर्पण। यह कथन यह किसने कहा? ये किसने कहा? गणित समस्या और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा है? परिभाषा दे देंगे और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे। होगन बी दे देंगे, ऑक्सफोर्ड, सी दे देंगे, व्हीलर, डी ऑप्शन दे देंगे गैलीलियो। गणित समस्या एवं संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा है? होगन महोदय ने कहा है, ऑक्सफोर्ड ने, व्हीलर या गैलीलियो ने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? होगन। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि गणित के शिक्षण में समस्याएं क्या आती हैं, गणित के शिक्षण का महत्व क्या है, गणित की विधियां कैसी हैं, गणित शिक्षण की विधि क्या होनी चाहिए जो एनसीईआरटी ने प्रॉपर वे में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा तय किया गया है। तो अभी तक हमने सीखा कि गणित की परिभाषा क्या होती है, गणित की प्रकृति कैसी होती है और गणित का महत्व क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि गणित शिक्षण में समस्याएं क्या आती हैं। तो पहली समस्या है प्राथमिक स्तर पर नींव कमजोर होना। आज कंपटीशन का युग है, आप देखते हैं कि एक बच्चा लामार्ट का पढ़ा हुआ है, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल का पढ़ा है और एक प्राइमरी से पढ़ के गया। इन तीनों के बेसिक स्तर में अंतर जरूर होगा। तो दिक्कत क्या आती है कि ये बच्चा 3000 वर्ड पावर पहले ही सीख चुका है, 3000 शब्दों को अंग्रेजी के पहले ही सीख चुका है। ये बच्चा 2000 शब्द सीख चुका है। इस बच्चे को 100 भी शब्द नहीं आते अंग्रेजी। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन में इसको दिक्कत आएगी। कंपटीशन में इसको इनका कम से कम 30 गुना मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अगर ये बच्चा 1 घंटा पर डे पढ़ता है तो इसको 30 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। ये इसकी मजबूरी है जो कि संभव नहीं हो पाता, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों के, इसीलिए वो कहीं ना कहीं फेलियर होता है। तो अगर आपकी प्राथमिक स्तर पर नींव कमजोर है तो वहां पे दिक्कत आएगी। अब गणित में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? मान लीजिए खासकर सीटेट एग्जाम में पूछा वही जाता है, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी
सहअभाज्य संख्या है। अब पता लगा कि आपको यही नहीं पता है कि अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, विषम क्या होता है, सम क्या होता है, तो सहअभाज्य आप क्या बता दोगे, बहुत ही आसान, उसमें कुछ नहीं करना हो, तब भी आप नहीं बता पाओगे, ये पक्का है। मैं दे दिया गया ऑप्शन 16 1, बी ऑप्शन दे दिया गया 3 8 3 9 दे दिया गया, सी ऑप्शन दे दिया गया आपको 15 20 और डी ऑप्शन दे दिया गया आपको 16 और 18। और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इसमें से सहअभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि पहले आपको यह तो आना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, फिर सहअभाज्य पर पहुंचोगे। तो अभी अगर आपको परिभाषा आती है कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड होता है, अर्थात स्वयं और एक, वह स्वयं या हो या एक हो। मतलब अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आती है, 2, और इसका या तो गुणनखंड 2 है या 1, या तो ये 1 से कटेगी या 2 से कटेगी। ऐसे अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 3, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 5। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके दोनों संख्याओं में जो सात गुणनखंड होता है, अर्थात एचसीएफ, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आता है तो वहां पे वह संख्या सहअभाज्य संख्या मानी जाती है, उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। आप इसमें देखेंगे तो दोनों में सात गुणनखंड क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, 3। भाई 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें 5 3 15, 5 6 20, 5 कॉमन आएगा। मतलब इन दोनों के एचसीएफ 2 से ज्यादा हैं, इसलिए यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सहअभाज्य संख्या कौन सी होगी, 16 और 1 का पेयर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल 1 कॉमन है। तो जब भी आपको ऑप्शन मिले और आपसे सहअभाज्य संख्या पूछे तो उसमें आपको क्या करना है, जिन दो संख्याओं में अगर कॉमन 1 होता है तो वह निश्चित रूप से अभाज्य संख्या होगी। मतलब अगर प्राथमिक स्तर पर आपने छोटी छोटी परिभाषाएं नहीं सीखी है तो उसमें दिक्कत होती है। परिमेय संख्या होता है जो छोटे स्तर पे बताया जाता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q रूप में रख सकें, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल प्रश्न होता है कि ये बताइए कि 1/0 परिमेय संख्या है, या पूछ लिया गया कि 1/√2 परिमेय संख्या है, और आप गलत कराते हैं। क्यों गलत कराते हैं, क्योंकि आपको परिभाषा इसकी नहीं पता है। इस परिभाषा के साथ एक चीज और जोड़ी जाती है कि p और q सदैव इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए। जब तक p q पूर्ण अंक नहीं होंगे तब तक ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप तो कहेंगे कि 0 के साथ ही संख्याएं पूर्ण होती हैं। हाँ, एक चीज और इसमें बताया गया कि कभी भी डिनोमिनेटर अर्थात किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं होगी। तो आप दोनों परिभाषाओं को यहाँ रखेंगे, आसानी से आपका क्वेश्चन लग जाएगा कि भाई 1/0 है, p/q को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q 0 है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। 1/√2 है तो √2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात p q पूर्णांक होना चाहिए, जो कि है नहीं, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेसिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप नहीं सीख पाते हैं। उसका एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 1.25 × 5 क्या होगा। अब आपको गुणा आता है, गुणा तो आप 5000 10,000 का कर लेते हैं, लेकिन दशमलव का ज्ञान नहीं है। तो दशमलव का ज्ञान नहीं है, यह आ गया 625। अब आप सोचेंगे कि 62.5 होगा कि 6.25 होगा, तो यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं। तो गणित को सीखने के लिए आपको बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, अर्थात आपको संख्या पद्धति पूरी तरीके से आनी चाहिए, आपको पहाड़ा आना चाहिए, आपका दशमलव का ज्ञान होना चाहिए, भिन्नों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है, एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए, अर्थात लासा और मासा भी आपको आना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण समस्या आती है जिससे बच्चों को दिक्कत होती है, वो है शिक्षक का बिहेवियर। टीचर बिहेव कैसा करता है, शिक्षक का व्यवहार क्या है।
भाई आपने कोई चीज पूछा और शिक्षक आप पे उलझ पड़ा और बैक टू बैक आपसे खड़ा करके 10 क्वेश्चन पूछा, तो अगली बार आप डर जाओगे कि वैसे मुझे नहीं आता है, दशमलव हमने पूछा था कि 2 अंक के बाद लगेगा कि 3 अंक के बाद लगेगा, और इसने तो 5 क्वेश्चन और पूछ लिया, मतलब हमको सब लोगों के बीच हमारी बेइज्जती की। और जब कुछ नहीं होता है तो इज्जत बहुत ज्यादा होती है, ये आप जानते भी हैं कि जैसे टीचर पूछता है वो शर्म सी आ जाती है। शर्म तब नहीं आती है कि जब आप उस चीज को नहीं सीखे रहते हैं, उसके कारण कहीं असफल हो जाते हैं, तब किसी भी बच्चे को शर्म नहीं आती, तब वो बहाना बता देता है। लेकिन शिक्षक वही बात जब पूछ लेता है तो उसको शर्म सी आ जाती है। ये शर्म आना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन शिक्षक का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि वह सौम्य होना चाहिए, उसको कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए, और प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर उसको एक बार नहीं आया, दूसरी बार बताइए, तीसरी बार बताइए, चौथी बार बताइए, जब तक वह सीख ना जाए अलग अलग तरीकों का उपयोग करके बताइए, क्योंकि हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी सेम नहीं होती है, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग बच्चे के साथ, वो जिसको मान लीजिए एक ही बार में आ गया, उसको एक बार में नहीं आ रहा है तो हम दूसरी बार में दूसरे तरीके से बताएं, उससे भी सरल तरीका अपनाएं जिससे वो बच्चा सीख सके। तीसरा है गणित शिक्षण की विधि, इसका अहम योगदान होता है। गणित शिक्षण की विधि का ज्ञान नहीं है तो आप चीजों को बहुत प्रॉपर वे में नहीं सिखा सकते। जैसे आपने कहा कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, बच्चे ने जान लिया कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आया। भाई आपने त्रिभुज बताया, उसके बाद आपने चतुर्भुज भी बताया कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, पंचभुज बता दिया 5 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, तो उसको क्या मतलब, वो तो परिभाषा रटे हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी को जियोपोड पर बताएंगे या ये बताएंगे कि कोई त्रिभुजाकार आकार का वस्तु है, ये देखिए ये इस तरीके से, इसी को त्रिभुज कहा जाता है, तो उसको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। किसी खेत में ले जाएंगे, कोई प्लाट आपको दिखाएंगे कि देखिए यह प्लाट, इसकी 2 भुजाएं जो आमने सामने की हैं वो बराबर हैं, इसलिए इसको हम आयत कहते हैं। तो वो आयत तो जान गया कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, वह यह भी जान गया कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। बड़ी भुजा लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं, और खेत भी आयताकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो गणित शिक्षण की विधि का बहुत अहम रोल है, अगर इसका प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो वहां पे दिक्कत आती है। तीसरा है छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। ईश्वर ने सबको समान बुद्धि नहीं दी, तो दिक्कत क्या होती है कि आप अपने लेवल पे चीजों को सोचने लगते हैं कि भाई बच्चा हमारे सामने, एक बच्चा है जिसको शुरुआत में 20 तक का पढ़ाना आता है, एक को 10 ही तक आता है, एक को 5 तक आता है। इसके गार्जियन मान लीजिए बहुत अवेयर है और इसका मेंटल एबिलिटी भी अच्छा है, इसको 20 तक आता है, दूसरे वाले को 10 तक आता है और तीसरे वाले को 5 तक आता है, और आप चाह रहे हैं कि इसको इस बच्चे को भी 20 तक आए, तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं कि 20 तक नहीं आता है मतलब उसको छोड़ दो। तमाम स्कूलों में हमने देखा, अधिकतर स्कूलों में यही दिक्कत होती है कि क्लास तो 80 की रहेगी, लेकिन उसमें से 10 या 8 बच्चे ऐसे रहेंगे जिन पे शिक्षक का फोकस रहता है, बाकी बच्चों पे शिक्षक का फोकस नहीं रहता है, कारण कि वह बच्चा उनको रिस्पांस नहीं कर पाता है। तो सबकी मेंटल एबिलिटी जब सेम नहीं है तो आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वह रिस्पांस बराबर करेगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले छात्रों को जानना चाहिए कि उसका लेवल क्या है, उसके तरीके से चीजों को समझाना चाहिए। भाई गांव का बच्चा है, उसको अगर आप शुद्ध हिंदी की कोई बात बताएंगे तो उसको बातें नहीं समझ में आएंगी, उसको लगेगा कि ये तो क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं या क्या ऐसा विचित्र बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रयास ये करना होगा कि उसकी ही भाषा में, जिस भाषा को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, पहले उसमें चीजों को बताएं कि अच्छा ये दरवाजा ऐसे होता है, भाई इसको इंग्लिश में डोर भी बोला जाता है, तो ये दरवाजा और वो दरवाजा दोनों सेम है, और इसी को रेक्टेंगल बोला जाता है जो आयताकार हमने बताया था। तो उसको चीजें समझ में आएगी, मतलब उसकी भाषा, उसकी लोकल लैंग्वेज में जब आप चीजों को बताएंगे तो उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसकी मेंटल एबिलिटी के अनुसार चीजें उसके दिमाग में जाएंगी, तो उसको वो कैचअप भी करेगा। 5वीं चीज है गणित शिक्षण का समय क्या होना चाहिए। अभी तक हमने बताया
कि गणित का प्राथमिक स्तर अगर आपका अच्छा है तो आगे आपको सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती, आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। यह प्राथमिक स्तर की बात जो हमने कही वो लगभग सब विषयों के साथ होता है, लेकिन गणित के साथ ये ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको बेसिक ज्ञान नहीं, आपको दशमलव का ज्ञान नहीं, आपको जोड़ सही से नहीं आता, आपको गुणा करना नहीं आता, तो आप बड़ी बड़ी गणनाएं कैसे कर सकते हैं? तो आपकी गणनाएं वहां गलत होंगी। तो मैं बात कर रहा था गणित शिक्षण का समय क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप लगातार कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं फर्स्ट पीरियड से लेकर थर्ड पीरियड तक जो थोड़ा सा टफ पड़ा हो, जो सरल ना लगा हुआ, और उसके बाद आपको गणित पढ़ना पड़े, तब फिर दिक्कत होगी, तब उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा क्योंकि माइंड आपका यहां तक थक गया। तो गणित का स्कूल में क्या समय सारणी होना चाहिए कि गणित के एक पीरियड पहले कोई सरल विषय होना चाहिए जिससे आपका मन थके ना, जिससे आपको कठिनता न महसूस हो, और उसके बाद भी यही स्थिति होनी चाहिए कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए या कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा कठिनाई ना हो। मतलब इसके पहले सरल विषयों का चयन होना चाहिए। अध्यापक के विषय का ज्ञान, इस पे मुझे बहुत मजेदार स्टोरी याद आ रही है, आप लोगों को भी सुना दो। एक शिक्षक थे तो वो थोड़ा सा वृद्ध थे और एनसीईआरटी ने हाल ही में अपना बुक चेंज किया था, तो उसमें आम बना था और शिक्षक महोदय ने उस आम को देखा तो उसमें आम वो छोटा बना था, तो उन्होंने कहा कि मैंगो, मैंगो मींस अब क्या हो गया है? अमिया। लड़कों ने क्या कहा कि सर आम होता है, तो उन्होंने बताया क्या हो गया है? अमिया। क्योंकि उनको चीजों का सही ज्ञान नहीं था, वो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं थे कि मैंगो मींस आम होता है कि अमिया होता है। छोटा आम उन्होंने देखा और उसको क्या बोल दिया? अमिया बोल दिया। तो इसमें क्या होना चाहिए? अध्यापक के विषय का ज्ञान होना भी जरूरी है। पता लगे कि आपको आप ही को चीजें नहीं आती, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, आपको टेंस का ज्ञान ही नहीं है, कैसा प्रीपोजिशन का ज्ञान नहीं है, प्रीपोजिशन कहाँ लगना चाहिए यही नहीं पता है, तो आप कैसे अंग्रेजी पढ़ा पाएंगे? ऐसे गणित आप पढ़ा रहे हैं तो गणित में भी चीजों को पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको ही नहीं आता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं में धनात्मक संख्याएं आती हैं कि ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, और आप पढ़ाने लगे तब वहां पर आपको दिक्कत अवश्य ही आएगी। व्यक्तिगत भेदभाव, व्यक्तिगत भेदभाव में क्या होता है कि आपके क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं और 50 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत साफ सुथरे होके आते हैं, वेल मेंटेन्ड होके आते हैं, वेल मैनर्ड बात करते हैं, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा वेल मैनर्ड नहीं आ पाते, जिनके गार्जियन ध्यान नहीं दे पाते। तो उसमें कभी कहीं ये देखने को मिलता है कि अध्यापक क्या करता है, अध्यापक उनसे व्यक्तिगत भेदभाव करने लगता है। एक बच्चे को अपने पास बुलाएगा, उसको मोरलाइज करेगा, उसको मोटिवेट करेगा कि चीजों को अच्छे से हम बताएं। दूसरे वाले को कभी बुलाएगा, वो पूछ भी लिया, अच्छा ठीक है बैठे रहिए मैं वही बताऊंगा। तो व्यक्तिगत भेदभाव नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, उसको लगता है कि मुझमें कुछ कमी है। हो सकता है कि उसका आईक्यू लेवल, उसका मेंटल लेवल बहुत ही अच्छा हो, वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा काम कर सकता हो, लेकिन हमारे व्यक्तिगत भेदभाव के कारण वह बच्चा आगे नहीं आ पाता। तो व्यक्तिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। इन पे प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि गणित की परिभाषा क्या होती है, गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है, और गणित शिक्षण में समस्याएं क्या आती हैं।